नहीं, अगर कुछ बड़ा है तो उस स्टारडम को मेंटेन करना, जो हर कोई नहीं कर पाता। जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है, किसी का स्टारडम हमेशा के लिए नहीं रहा, लेकिन जो उसे मेंटेन कर जाता है वो लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टिक जाता है। 90s में ऐसे कई कलाकार आए और गए जो एक समय के लिए लोकप्रिय तो हुए, लेकिन किसी न किसी वजह से उस स्टारडम से हाथ धो बैठे। 90s के दशक की शुरुआत में साल 1992 में तिरंगा फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। साथ ही फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी ने देश भर में सनसनी मचा दी। ममता कुलकर्णी की ये डेब्यू फिल्म थी। इसी फिल्म के साथ ममता कुलकर्णी स्टार बन गई। फिल्म हिट होते ही ममता कुलकर्णी को फिल्मों में धड़ाधड़ ऑफर आने लगे। साल 1993 में आई आशिक आवारा, वक्त हमारा है, अशांत जैसी फिल्में कर धूम मचा दी। लेकिन अपने करियर के पीक पर ममता कुलकर्णी ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। ममता कुलकर्णी सुपरस्टार बनने की राह पर थी और टॉप हीरोइंस की आंखों में खटकने लगी थी। साल आया 1994 का और ममता कुलकर्णी को फिल्म मिली गैंगस्टर। इस फिल्म के बाद ममता कुलकर्णी के संपर्क अंडरवर्ल्ड की दुनिया से होने लगे। ममता कुलकर्णी लगातार फिल्में करती रही और असल जिंदगी के एनिमल्स के जाल में फंसने लगी। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो ममता कुलकर्णी के विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। 90s में ममता कुलकर्णी का करियर अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद से ही चीजों को खराब कर लिया। साल 1994 में ममता को लेकर पहला विवाद सामने आया जब उन्होंने टॉपलेस फोटोशूट कराया, जिसके लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और उन्हें 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। उस फोटोशूट से ममता काफी सुर्खियों में आई। इसके बाद साल 1997 में राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट ऑफर की, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दिनों दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा राजन का बोलबाला बॉलीवुड पर था। उसके कहने पर ममता को फिर से फिल्म में लिया गया। बाद में ममता ने आरोप लगाया कि उनके बहुत से सीन फिल्म से काटे गए। इसके बाद राजकुमार संतोषी के साथ उनकी अनबन हो गई। इस इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों ने ममता से किनारा कर लिया और कुछ लोग ही उन्हें फिल्म देते थे। धीरे धीरे ममता को फिल्में मिलना बंद हो गई और उनका विवाद अलग अलग तरह से बढ़ने लगा। बाद में उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बताया गया, जिसकी सफाई ममता ने कभी नहीं दी और वो इंडस्ट्री से ही दूर हो गई। ममता कुलकर्णी की मुलाकात छोटा राजन से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराध की दुनिया के बादशाह उन दिनों मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज किया करते थे। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के पहले तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। ममता कुलकर्णी की नजदीकियां छोटा राजन से होने लगी। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा था। दोनों की लव स्टोरी ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। ममता लगातार फिल्में करती रही। ममता कुलकर्णी लंबे समय तक छोटा राजन को डेट करती रही। हालांकि छोटा राजन बाद में भारत छोड़कर दुबई चला गया। ममता डॉन की माशूका बन गई, लेकिन छोटा राजन के जाने के बाद ममता कुलकर्णी अकेली पड़ गई। इसके बाद ममता की जिंदगी में एंट्री हुई विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विकी गोस्वामी की। दोनों के रिश्ते की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। हालांकि 2001 के बाद ममता कुलकर्णी ने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ममता कुलकर्णी अचानक गायब हो गई। हालांकि बाद में 2007 में ममता कुलकर्णी को मीडिया को इंटरव्यू दिए और कई सवालों के भी जवाब दिए। साल 2013 में ममता कुलकर्णी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज हुई। इस बायोग्राफी में ममता कुलकर्णी ने खुद को भगवान के हवाले समर्पित करने की बात कबूली, लेकिन वो वीडियो कहां से था इसका पता नहीं है। आज ममता कुलकर्णी कहां है और क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता। डेस्क रिपोर्ट TNT।